हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज फिर से आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट आपकी आगामी परीक्षा के लिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन सभा, बी गिरह, सी चंदन, डी पता। तो देखिए, इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द है वह है आपका सभा है। बाकी सभी शब्द जो है ये पुल्लिंग है। दूसरा प्रश्न, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद कौन सा है। उत्धन ज्वल, उज्धन ज्वल, उज्धन बल या उज्धन ज्वल। आंसर इसमें राइट होगा ए। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत्धन ज्वल होगा। इसमें व्यंजन संधि है। इनके नियमानुसार यदि ता या दा के बाद जा या झा हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे सत धन जन, सज्जन, विपद धन जाल, विपजाल। तीसरा प्रश्न है, आवर्त विलोम शब्द किसका है। आयोजक का, प्रायोजक का, अनावृत का या व्याख्याता का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आवृत शब्द का विलोम अनावृत है। अन्य विकल्प सभी असंगत है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। उल्लास, उच्चवास, निवास या उजास। आंसर इसका राइट होगा डी। उजास शब्द तद्भव है। इसका तत्सम उज्ज्वल होता है। अन्य तद्भव शब्द इस प्रकार है। देखिए, हुलास का उल्लास, उसास का उच्चवास, उजास का उज्ज्वल। पांचवा प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। आंसर इसमें राइट होगा बी। जो सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनका हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस सेशन को देखने के बाद सभी जो प्रैक्टिस सेट है उन्हें एक बार जरूर देख लें, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6, हिंदी भाषा में ह्रास स्वरों की संख्या कितनी होती है। 11, 4, 7 या 2। आंसर इसमें राइट होगा बी। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में ह्रास स्वरों की संख्या 4 होती है। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रास स्वर और दीर्घ स्वर। सातवां प्रश्न, जिन सामाजिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द कहलाते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्री समास या अव्ययभाव समास। तो देखिए, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि वह समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर 2 पहरों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। आठवां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सही वर्तनी का चयन करेंगे। बताएंगे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म या पृथक। आंसर इसमें राइट होगा ए। इन विकल्पों में मूल्यवान सही वर्तनी शब्द अन्य सभी शब्दों की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है। देखिए, क्लिष्ट, क्लिष्ट की शुद्ध वर्तनी इस तरह से लिखी जाएगी, ब्रह्म की ब्रह्म इस तरह से और पृथक की पृथक इस तरह से। नवा प्रश्न में भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। आंसर इसमें राइट होगा डी। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम वक्ता द्वारा खुद के लिए, तुम और आप और यह वह ये वे किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि वाक्य में भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। किसी तीसरी व्यक्ति की बात हो रही है, अतः ये सब पुरुषवाचक श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, नियत, नियत 2 शब्द दिए गए हैं, सही अर्थ भेद का चयन करेंगे। तो देखिए, इसमें पहली जो नियत लिखा गया है उसका अर्थ होगा निश्चित और दूसरे का इरादा।
11वां प्रश्न, नलिनी, कैरब, चंद्रप्रिय ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कुमोदी, सौदामिनी, कुमुदनी या कुमुद कला। आंसर इसमें राइट होगा सी। देखिए, नलिनी, कौरब और चंद्रप्रिय कुमुदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। कुमोदी एक पर्यायवाची चांदनी, चंद्रिका इत्यादि है, जबकि सौदामिनी बिजली का समानार्थी शब्द है। 12वां प्रश्न, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च या फिजूल खर्च। अपव्यय, देखिए इसका अर्थ होगा फिजूल खर्च। ठीक है, अपव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द अप, उपसर्ग और व्यय के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है फिजूल खर्च। अतः अपव्यय का सही अर्थ होगा फिजूल खर्च। 13वां प्रश्न, 1815 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रह और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, फ्रांतिकर सोसाइटी या आत्मीय सभा। आंसर इसमें राइट होगा डी। राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वंश के भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया जाता है? चेर, पांड्या, राजपूत या चोल। आंसर इसमें राइट होगा सी। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया है। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत वंश में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश आदि आते हैं। राजपूत वंश ने भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि। अगला प्रश्न है, मैरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, सबसे अधिक ज्वालामुखी के लिए। बी है सबसे अधिक मूंगे यानी कि कोरल के लिए। सी है पृथ्वी पर सबसे गहरी बिंदु के लिए या सर्वाधिक जहाज डूबने के लिए। तो देखिए, मैरियाना खाई ये चैलेंजर गर्त यानी कि प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैली हुई है। इसकी उत्पत्ति प्लेटो के क्षेपण से हुई है तथा इसका गर्त की खोज वर्ष 1948 में HMS चैलेंजर द्वितीय द्वारा नामक जलयान द्वारा की गई। इस गर्त की अनुमानित गहराई 11,033 मीटर है। ये विश्व का सबसे गहरा गर्त माना जाता है। 16वां प्रश्न है, मोटो जीपी चैंपियनशिप किस खेल या दौड़ के लिए आयोजित की जाती है? मोटर गाड़ी रेसिंग, मोटरसाइकिल रेसिंग, घुड़ दौड़ या ऊँटों की दौड़। आंसर इसमें राइट होगा बी। मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप मोटरसाइकिल रेस से संबंधित है। मोटो जीपी के वर्ष 2018 का खिताब जापान ने मार्क्वेस ने जीता। 2022 का मोटो जीपी खिताब बगनई ने जीता था। अगला प्रश्न, निम्न में से वन्यजीव अभ्यारण्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? खैनी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर इसमें राइट होगा डी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे चंद्रप्रभा के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यहाँ कई गुफाएं, पहाड़ और कई प्रमुख वन्यजीव प्राणी जैसे कृष्ण मृग, चीतल, भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांबर, बारहसिंगा इत्यादि पाए जाते हैं। बाकी बोरी एवं करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं? चौथी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची। आंसर इसमें राइट होगा डी। संविधान में 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके द्वारा विधायकों अथवा सांसदों को सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर विधानसभा या संसद पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? ए ऑप्शन लाहौर अधिवेशन 1929, बी है कलकत्ता अधिवेशन 1928, सी है इलाहाबाद अधिवेशन 1930 या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसमें राइट हो जाएगा ए। लाहौर अधिवेशन 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन
पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायाधिकर्ता, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसमें राइट होगा ए, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के खालिस्तान शहर में स्थित है। लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या अलीगढ़? आंसर इसमें राइट होगा ये, लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की तर्ज पर रूमी दरवाजे का निर्माण की अकाल राहत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। तनाब अशफाक उद्दौला ने यह दरवाजा 1784 से 86 में अकाल के दौरान बनवाया था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। अवध वास्तुकला की प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे कहा जाता है। रूमी दरवाजा कंस्टेंटिनोपल के दरवाजों के समान दिखाई देता है। ये इमारत करीब 60 फीट ऊंची है तथा बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ के निकट स्थित है। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के बाद खालिस्तान के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। बनारस, भोपाल, बहावलपुर या अवध? आंसर डी राइट होगा। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कोरा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय व्यक्तित्व में किसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? आंसर इसमें राइट हो जाएगा डी, चंद्रशेखर सिंह एक भारतीय राजनीतिक थे जिन्होंने 10 नवंबर 1990 को 21 जून 1991 के बीच भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, इनका नाम था चंद्रशेखर सिंह, याद रखेंगे। इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या उत्तराखंड? आंसर डी राइट होगा। बिनसर का जंगल या बिनसर के वन उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में अल्मोड़ा शहर के उत्तर में निचले हिमालय में स्थित है। इसमें चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी शिवालिंग और पंचाचूली जैसी प्रमुख हिमालयी चोटियां शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप कम क्षेत्रफल में है? अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप या यूरोप महाद्वीप? आंसर भी राइट होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, कामाख्या मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर? आंसर ही राइट होगा। नागर शैली में निर्मित खजुराहो का मंदिर अपने कामुक चित्रों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य किया गया था। ये मंदिर भारतीय स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1885 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1889 में, वर्ष 1947 में? आंसर इसका राइट होगा ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। इसके संस्थापकों में ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी आदि सदस्य शामिल थे। भीमेश चंद्र बैनर्जी को प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस के पहले सत्र में सभी प्रांतों के 42 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध बताएंगे कौन सा है? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मौजा बांध या रिहन बांध? आंसर भी राइट होगा। रामगंगा बांध का निर्माण 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर किया गया था, जो
1275 में ऊंचा है जबकि मीटर ऊंचा है, जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 4572 मीटर है तथा रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 9146 मीटर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी, कानपुर, इटावा या बुलंदशहर? आंसर इसमें राइट होगा ए। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान ICRCFFRI के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है, जो झांसी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। 30वां प्रश्न, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला परिषद का मुख्य लेखा अधिकारी, राजस्व विभाग अधिकारी, जिला कलेक्टर या तहसीलदार? आंसर राइट होगा सी, जिला अधिकारी कलेक्टर जिले के भू राजस्व प्रशासन प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित चौखंडी स्तूप की ऊंचाई कितनी है? 84 फीट, 112 फीट, 40 फीट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ए ऑप्शन राइट होगा। सारनाथ स्थित चौखंडी स्तूप की ऊंचाई 84 फीट है। अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है? प्रतापगढ़, आगरा, हरदोई, गौतम बुद्ध नगर? आंसर इसमें राइट होगा डी। ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया था? वाराणसी, कानपुर, नोएडा, लखनऊ? आंसर इसका राइट होगा सी। 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश में स्टैंड अप इंडिया योजना को प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? आंसर डी राइट होगा। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। ये रामपुर जिले में स्थित है। 35वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर? आंसर राइट होगा ए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय अवस्थित है। तो ये सेशन यहीं पर फिनिश करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। इसको लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखेंगे।